हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन स्टूडेंट्स ने बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को चूज़ किया था। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरी बुक को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम इस बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। एंड इसके अलावा हम जानेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। एंड एज़ यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखिए, सिलेबस के अंदर इसमें टोटल आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है और हर एक यूनिट के कुछ चैप्टर्स हैं या फिर आप कह सकते हो कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको डिटेल में समझना है और इन्हीं टॉपिक्स में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। बताऊँ यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ द आइडिया, यानी विचारों की उत्पत्ति। इस पूरी यूनिट में आपको क्या जानने को मिलेगा, यानी इस पूरी यूनिट के अंदर आपको किन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करना है, क्योंकि जनरली कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं टॉपिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आप चेक कर पाओगे यूनिट फर्स्ट के अंदर इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं या फिर आप इन्हें चैप्टर्स कह सकते हो और इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो पहला टॉपिक है प्राचीन यूनान और भारत, दूसरा है आधुनिक विकास, तीसरा है प्रक्रियात्मक एवं मौलिक यानी तात्विक विवरण और चौथा आएगा समकालीन नव परिवर्तन। तो इस पूरी यूनिट के अंदर आपको किन टॉपिक को अच्छे से कवर अप करना है, ये वो टॉपिक है 4, जिसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे लोकतंत्र की उत्पत्ति के बारे में, यानी लोकतंत्र की स्टार्टिंग कैसे हुई इसको समझेंगे। इसके बाद प्राचीन ग्रीस में लोकतंत्र की विशेषताओं, उसके फीचर्स को जानेंगे, क्योंकि जो लोकतंत्र की स्टार्टिंग हुई थी वो ग्रीस में हुई थी और उसके फीचर्स क्या कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे लोकतंत्र का किस तरीके से विकास हुआ, उसकी विशेषताओं के बारे में, जो आधुनिक लोकतंत्र है उसके बारे में समझेंगे। एंड इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है प्रक्रियात्मक और तात्विक लोकतंत्र के बीच अंतर बताइए, या तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है तात्विक लोकतंत्र पर टिप्पणी लिखिए या फिर प्रक्रियात्मक लोकतंत्र पर टिप्पणी लिखिए। यानी नीचे के जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली आपको एग्जाम में दिया जाता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी तक आपके एग्जाम में किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस लैंग्वेज में पूछे गए, उन्हें समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हो, ये आपका पहले टाइप का क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको दिखाया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है लोकतंत्र की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए, या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है लोकतंत्र के मूल विचारों के विकास और अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के योगदान पर चर्चा कीजिए, यानी इन्होंने क्या योगदान दिया है उसके ऊपर बताइए। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, एक विचार के संदर्भ में लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे। इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली हमसे लोकतंत्र की उत्पत्ति के बारे में पूछे जा रहे हैं। और चलिए अब हम समझते हैं हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो हमें अपने आंसर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से करनी है। सबसे पहले हमें उन्हें एक इंट्रोडक्शन देना है, एक परिचय देना है। तो देखिए लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है और जहाँ पर जो पावर्स हैं, जो शक्तियाँ हैं, उनका बंटवारा होता है। और ये जो पावर्स हैं ये कुछ व्यक्तियों के पास सीमित नहीं रहती, बल्कि ये जो पावर्स होती है ये आम जनता के पास होती है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि आखिर लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए जो लोकतंत्र है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है डेमोस और दूसरा है क्रेसिया, जिसमें अगर हम बात करें डेमोस का मतलब है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है शासन, यानी लोगों का शासन, जनता का शासन। अब देखिए काफ़ी सारे जो हमारे विद्वान थे उनमें से एक हैं अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब देखिए इन्होंने भी अपनी एक परिभाषा दी है लोकतंत्र को लेकर। इन्होंने क्या बताया, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो अगर आप इस तरीके से डेफिनेशन डालोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो देखिए अब इसके बाद हमें बताना है कि लोकतंत्र की किस तरीके से उत्पत्ति हुई, किस तरीके से स्टार्टिंग हुई और किस तरीके से उसका विकास हुआ। तो देखिए जो लोकतंत्र है वो एक
लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से चलते हुए आ रही है। एंड इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है, जिसमें हम बताएंगे लोकतंत्र के विचार के विकास के चरणों के बारे में, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले जो प्राचीन काल में जो लोकतंत्र है, यानी जो ग्रीस का लोकतंत्र है, उसके बारे में समझेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रोमन काल के लोकतंत्र के बारे में। इसके बाद मध्य काल में यूरोप में जो लोकतंत्र था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद 17वीं से 18वीं शताब्दी में जो लोकतंत्र था, यानी प्रारंभिक आधुनिक काल का जो लोकतंत्र था उसके बारे में, और लोकतंत्र पे फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम था, उन्होंने किस तरीके से अपना योगदान दिया, किस तरीके से इफेक्ट किया लोकतंत्र को, इसके बारे में समझेंगे। यानी इस टाइम के बाद जो लोकतंत्र है वो काफ़ी तेज़ी से उसका विस्तार हुआ। इसके बाद हम जानेंगे आधुनिक लोकतंत्र के बारे में। तो चलिए एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राचीन काल में लोकतंत्र के बारे में, यानी जो ग्रीस का लोकतंत्र था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राचीन काल में लोकतंत्र के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोकतंत्र का जो विचार था वो सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में आया था, और प्राचीन जो यूनानी थे उन्होंने सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना की थी। और जो ये लोग थे, वहाँ के जो लोग थे, वो क्या करते, अपने शासकों को चुनते थे। शासकों को चुनने का उनके पास अधिकार था, लेकिन इसमें भी एक कमी थी, सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही वोट डाल सकते थे। और अगर हम बात करें महिलाओं के बारे में या दासों के बारे में या फिर जो विदेशी नागरिक थे, उन्हें चुनाव में अधिकार लेने की भागीदारी नहीं थी। तो ये इसकी एक कमी थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रोमन काल के लोकतंत्र के बारे में। तो देखिए, रोमन काल के टाइम पे भी लोकतंत्र था, लेकिन इसमें क्या होता था, लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते तो थे, लेकिन जो असली पावर होती थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ कुलीन और अभिजात वर्ग जो अमीर लोग थे उनके पास ही पावर थी। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो नाम मात्र का एक लोकतंत्र था, लेकिन हम कह सकते हैं रोमन काल के टाइम भी लोकतंत्र था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मध्यकाल में यूरोप में जो लोकतंत्र था उसके बारे में। तो देखिए, इस टाइम पर क्या था, राजा और सामंतों का शासन था यहाँ पर। लेकिन इंग्लैंड में 1215 में एक घटना हुई थी जिसका नाम था मैग्रो कोर्टा। अब इस घटना ने क्या किया, जो राजा है उनकी पावर को सीमित कर दिया और नागरिकों के कुछ अधिकारों की रक्षा की। तो इस टाइम पीरियड के बाद, इस घटना के बाद आप कह सकते हो यहाँ पर जो लोकतंत्र है उसका तेजी से विकास देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर अब जो राजा की जो पावर थी उन्हें सीमित कर दिया गया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट है प्रारंभिक आधुनिक काल में जो लोकतंत्र था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, 17वीं से 18वीं शताब्दी में जो लोकतंत्र था वो काफ़ी तेज़ी से उसका विकास हुआ, काफ़ी तेज़ी से बूस्ट होने लगा। और उस टाइम के काफ़ी सारे जो विचारक थे, जैसे जॉन लॉक और रूसो, ये जो विचारक थे, इन्होंने लोगों को बताया कि लोगों के पास सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, और जो सरकार है उन्हें जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए, जनता के प्रति उन्हें कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम है, उन्होंने किस तरीके से जो लोकतंत्र है उसको बूस्ट किया, लोकतंत्र का किस तरीके से विकास हुआ। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति और जो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति हुई थी, उन्होंने लोगों के बीच लोकतंत्र के जो विचार है उसको काफ़ी तेज़ी से फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इससे इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद लोकतंत्र और समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के जो सिद्धांत थे वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगे, यानी जो लोकतंत्र है वो काफ़ी तेज़ी से बूस्ट हुआ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आधुनिक लोकतंत्र के बारे में। अब देखिए, जो आधुनिक लोकतंत्र में क्या हुआ, 19वीं से 20वीं शताब्दी में इसका काफ़ी तेज़ी से विकास देखने को मिला। अब यहाँ पर जो इसकी कुछ बुराइयाँ थी वो कम होती चली गई। अब इसमें क्या हुआ, सभी लोग वोट डाल सकते थे, सभी लोगों के पास वोट डालने का अधिकार आ गया था। और इस टाइम पीरियड तक जो सरकारें हैं वो जनता के प्रति जवाबदेही बनने लगी, यानी जिम्मेदार बनने लगी, और लोगों के प्रति कार्य करना शुरू हो गया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जिससे में हमसे पूछा जाता है प्राचीन लोकतंत्र पर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, या फिर प्राचीन ग्रीस में लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी इसमें हमसे पूछा जा रहा है जो प्राचीन ग्रीस में जो लोकतंत्र था उसके फीचर्स के बारे में बताओ, उसकी विशेषताओं के बारे में बताओ, और उसकी आलोचना का विश्लेषण कीजिए। यानी इसमें क्या बुराइयाँ थी, क्या अच्छाई थी, दोनों के बारे में बताइए। आलोचना मतलब होता है बुराइयाँ, विशेषता मतलब होता है विशेषता के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों पार्ट्स आते हैं। तो यानी उस टाइम पीरियड में जो लोकतंत्र है उसके क्या अच्छाइयाँ थी और क्या बुराइयाँ थी, उन दोनों के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे लोकतंत्र के विचार की जो उत्पत्ति है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, लोकतंत्र का जो विचार था वो सबसे पहले प्राचीन यूनान में आया था, और जो यूनानी थे उन्होंने सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना की थी, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो प्राचीन ग्रीस है उसमें लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र।
तो देखिए इस टाइम पीरियड पर जो लोकतंत्र था उसकी क्या विशेषताएं थी। इसमें जो लोग थे वो सीधे तौर पर राजनीति में भागीदारी ले सकते थे, उनके पास इसका अधिकार था। और इसके अलावा वो कानून बनाने में, युद्ध की घोषणा में, इन सभी में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी ले सकते थे और उनके पास वोट डालने का अधिकार था। लेकिन अब अगर हम इसके आलोचना वाले बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए जो अधिकार थे ये सिर्फ और सिर्फ सीमित थे, यानी सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही वोट डाल सकते थे जो कि 18 साल से ऊपर थे। और जो महिलाएं हैं या दास हैं या जो विदेशी निवासी है उनके पास ये अधिकार नहीं थे, यानी जो अधिकार थे वो सीमित थे। ये इसके एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायपालिका का चयन। तो देखिए इस टाइम पीरियड पर क्या होता था, एथेक्स के जो लोग थे वो अदालत में न्यायाधीश के रूप में काम करने का उनके पास अधिकार था। और ये जो न्यायाधीश बनते थे ये आम लोगों के द्वारा चुने जाते थे। यहाँ पर इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या आएगा कि जो न्यायाधीश बनता था उसको जरूरी नहीं है उसके पास किसी विशेष कानून या योग्यता की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई भी बन सकता है। और काफ़ी बार क्या होता था, जो अज्ञानी व्यक्ति है वो बन जाता है न्यायाधीश, तो क्या वो सही डिसीजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निर्णय प्रक्रिया में सभी की भागीदारी। अब देखिए क्या बात है, इसकी जो विशेषता है, एथिक्स के जो सभी लोग थे वो सरकार के फैसले में सीधे अपना मतदान कर सकते थे। अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता था। जैसे कि आपको पता है लोकतंत्र की एक कमी भी है कि डिसीजन में काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट था उस टाइम पर भी, और इस टाइम पर भी ये नेगेटिव पॉइंट ही है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जो थर्ड टाइप का आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो थर्ड टाइप का आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हमसे पूछा जाता है आधुनिक लोकतंत्र का विकास और इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें बताएंगे जो आधुनिक लोकतंत्र का विकास है वो एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है और इसका जो विकास है वो समय के साथ हुआ। और 17वीं से 18वीं शताब्दी में ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम लोकतांत्रिक जो विचार थे वो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगे और काफ़ी सारे जो विचारक थे जैसे जॉन लॉक और रूसो, इन्होंने लोगों को बताया कि लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए और जो सरकार है वो जनता के प्रति उसके भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। एंड इसके अलावा जो फ्रांसीसी क्रांति है और जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है, इन्होंने लोकतंत्र के जो विचार है उसको फैलाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, यानी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है लोकतंत्र के विचारों को लोगों तक फैलाने में। तो चलिए अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। तो आधुनिक लोकतंत्र की विशेषताओं में हमारा पहला पॉइंट आता है जो कि है लोकतांत्रिक चुनाव। तो देखिए इसमें जो कमी थी आधुनिक लोकतंत्र में उस कमी को दूर किया गया। इसमें अगर हम बात करें लोकतांत्रिक चुनाव, तो देखिए नागरिकों को चुनाव के माध्यम से अपनी सरकार को चुनने का अधिकार था और जो चुनाव थे वो स्वतंत्र होते थे, निष्पक्ष होते थे और नियमित रूप से होते थे। जैसे कि आपको पता ही है चुनाव कराए जाते हैं और ये जो चुनाव थे इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इसमें सभी लोग जो 18 साल से अबव हैं वो वोट डाल सकते हैं और इसमें जितने भी जो वयस्क हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान और कानून। तो देखिए जो आधुनिक लोकतंत्र है वो संविधान के अनुसार ही चलता आएगा। सरकार की क्या शक्तियाँ होंगी और नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, ये सभी चीज़ें संविधान जो दस्तावेज है उसमें लिखे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही संविधान जो हमारी सरकार है वो कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कानून का शासन। अब देखिए कानून का शासन का मतलब है जो कानून है वो सभी के लिए एक समान है, चाहे वो कोई आम नागरिक हो या कोई नेता हो या कोई सरकारी अधिकारी है, सभी के लिए जो कानून है वो एक समान है। फोर्थ पॉइंट है मौलिक अधिकार। अब देखिए जो आधुनिक लोकतंत्र है उसमें सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब इनकी जो रक्षा करने का कार्य है वो न्यायपालिका करती है। फिफ्थ पॉइंट है नागरिक भागीदारी। अब देखिए जो आधुनिक लोकतंत्र है उसमें नागरिकों को न केवल वोट डालने का अधिकार है बल्कि वो सरकार की नीतियों में भी भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है शक्तियों का बंटवारा। तो आधुनिक लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिका के बीच जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, पावर को बांटा गया है जिससे कि कोई भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पे पावर का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जनता की सर्वोच्चता। अब देखिए जो आधुनिक लोकतंत्र है उसमें जो सत्ता का जो मुख्य स्रोत है वो जनता है, यानी जो पूरी पावर है वो जनता के पास है। सरकार जनता के द्वारा चुनी जाएगी
और जनता के लिए काम करेगी और जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी रिस्पॉन्सिबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है पारदर्शिता और जवाबदेही। अब देखिए, आधुनिक लोकतंत्र में जो सरकार है उसका जो कामकाज है वो पारदर्शी है, यानी कोई भी जो नागरिक है वो जानने का पूरा अधिकार है कि जो सरकार है वो उनके एक एक पैसे को कहाँ कहाँ पर खर्च कर रही है। तो इससे जो पारदर्शिता है वो बनी रहती है और सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बनी रहती है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। अब देखिए, जो सोशल मीडिया है वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हथियार है जो कि पारदर्शिता को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ये जो सोशल मीडिया क्या करता है, जितने भी जो राजनीतिक प्रक्रिया है उन्हें आम जनता तक दिखाते हैं, जिससे कि जो पारदर्शिता है वो बनी रहती है। नेक्स्ट है नारीवादी लोकतंत्र। अब देखिए, जो नारीवादी लोकतंत्र है वो इस चीज़ पे बल देते हैं कि जो महिलाओं की भागीदारी है उसके महत्व पर बल दिया जाता है नारीवादी लोकतंत्र में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं 4 टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमसे पूछा जाता है प्रक्रियात्मक और तात्विक लोकतंत्र के बीच अंतर। अगर आपने इस क्वेश्चन को लिया तो ये और ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इसमें बेसिकली आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके आंसर की तरफ कि आपने अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, जो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है इसे औपचारिक लोकतंत्र भी कहा जाता है और जो तात्विक लोकतंत्र है इसे मौलिक लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में जो सत्ता है, जो पावर है और जो डिसीजन है वो दोनों जनता के हाथों में ही होती है। और जो तात्विक लोकतंत्र है उसमें जो पावर है और जो डिसीजन है वो दोनों संस्थाओं के हाथों में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और वहीं तात्विक लोकतंत्र की बारे में बात करें तो इसमें जनता सीधे भागीदारी और भूमिका नहीं होती, यानी कि इसको चुनने के लिए वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं होते, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। नेक्स्ट है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और तात्विक लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में जनता की सहमति और इच्छा से सरकार बनती है और तात्विक लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा नहीं बनी होती है। तो इस तरीके से ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बीच डिफर करता हूँ। सेकंड यूनिट जिसका नाम है लोकतंत्र के सिद्धांत, इस पूरी यूनिट में आपको क्या समझने को मिलेगा, यानी इस पूरी यूनिट के अंदर आपको किन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, जिन टॉपिक्स से जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जो आपकी सेकंड यूनिट है जिसका नाम है लोकतंत्र के सिद्धांत, इसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं या फिर आप कह सकते हो 3 टॉपिक्स को अच्छे से कवरअप करना है और इन्हीं 3 टॉपिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो पहला टॉपिक है वो है उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र, दूसरा है सहभागी लोकतंत्र एंड लास्ट है विमर्शी लोकतंत्र। इन्हीं 3 टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवरअप करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अभी तक आपके एग्जाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में। टोटल 3 से 4 टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट से। तो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र की उत्पत्ति और प्रकार को बताइए, या फिर उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, या फिर उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र के विकास की चर्चा कीजिए। तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पहुंचोगे। इन सभी क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिकली इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना है। उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र, सबसे पहले हम अर्थ के बारे में डिफाइन करेंगे, इसके बाद इसकी उत्पत्ति के बारे में बताएंगे और इसके टाइप्स के बारे में बताएंगे, प्रकार के बारे में बताएंगे। इसके बाद दार्शनिक के विचार, यानी जितने भी जो विशेषज्ञ थे उनके क्या विचार थे, इस पर क्या ओपिनियन थे उनके बारे में बताना है। और इसके बाद हमें बताना है इनकी विशेषताओं के बारे में, यानी जो उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र है इसके कुछ गुड पॉइंट्स होंगे और कुछ बैड पॉइंट्स होंगे, उन दोनों को हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर। हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जो सरकार है उसे चुनने का अधिकार नागरिकों के पास होता है, यानी जनता के पास होता है। और इसमें जो जनता होती है वो सीधे तौर पे फैसले नहीं लेती है, बल्कि उनके बिहाफ पे जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो उनके बिहाफ पे फैसले लेते हैं। और इसमें जो सरकार होती है वो उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। यानी उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र उदारवाद और प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लोकतंत्र है उसकी स्टार्टिंग प्राचीन ग्रीस में देखी जा सकती है और जहाँ पर लोकतंत्र का सबसे पहला प्रयोग हुआ था।
अब अगर हम इसके विकास के बारे में बात करें तो देखिए जो उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र का ये जो विचार है ये 17वीं से 18वीं शताब्दी में काफ़ी तेजी से विकसित हुआ और इसमें हमारे काफ़ी सारे विचारक थे जैसे जॉन लॉक, रूसो। इन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिया है। इन्होंने बताया जो प्राकृतिक अधिकार है और जो समानता और जो स्वतंत्रता के सिद्धांत है इनको प्रस्तुत किया। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र पर दार्शनिक विचार, यानी जितने भी जो विचारक थे उन्होंने अपने क्या क्या ओपिनियन दिए उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र को लेके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे विचारक थे जैसे जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, जिन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए थे और इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। अब इनके अकॉर्डिंग लोगों के पास उनकी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए और जो सरकार है वो उनके अधिकारों की रक्षा करे। तो चलिए एक एक करके हर एक विचारक के ओपिनियन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जॉन लॉक के बारे में। तो देखिए जॉन लॉक के अकॉर्डिंग सरकार का जो उद्देश्य है वो लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। अब यहाँ पे प्राकृतिक अधिकारों के अंदर कौन कौन से अधिकार आते हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इन सभी अधिकारों को शामिल किया जाता है और इनके अकॉर्डिंग जो चुनाव होने चाहिए वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, जिसके माध्यम से जो लोग है, जो जनता है, वो अपने प्रतिनिधि को चुन सके। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मॉन्टेस्क्यू के बारे में। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि जो पावर्स है वो डिवाइडेड होनी चाहिए। तो इसी तरीके से जो शासन है उसके 3 अंग बने, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिका, जिससे कि कोई भी एक संस्था, कोई भी एक अंग अपनी पावर्स का दुरुपयोग ना कर सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रूसो के बारे में। तो देखिए रूसो का मानना था जो सरकार का चुनाव होना चाहिए वो लोगों की सहमति से होना चाहिए। तो ये सभी उनके विचार थे उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र को लेकर। तो चलिए हम बात कर लेते हैं उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र के टाइप्स के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में। तो जो सबसे पहला टाइप आता है वो है राष्ट्रपति लोकतंत्र। तो देखिए इसमें जो राज्य और सरकार का प्रमुख, दोनों का ही प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्रपति के पास पूरी पावर होती है, जो कि सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। और इस प्रणाली का उपयोग अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संसदीय लोकतंत्र। तो इसमें देखिए जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो कि संसद के द्वारा चुना जाता है। और इस प्रणाली का उपयोग भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संवैधानिक राजतंत्र। तो इस राज्य का जो प्रमुख होता है वो सम्राट होता है, जो कि एक औपचारिक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है, जो कि एक नेता होता है आप कह सकते हो। और इस प्रणाली का जो उपयोग है वो ब्रिटेन और स्वीडन जैसे देशों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है संघीय लोकतंत्र। तो देखिए इसमें जो पावर्स होती है, जो शक्तियाँ होती है, वो 2 या 2 से अधिक स्तरों पर बटी हुई होती है। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अपनी अपनी पावर्स होती है, अपनी अपनी शक्तियाँ होती है। और इनका जो प्रणाली का जो उपयोग है वो भारत और अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अर्धराष्ट्रपति लोकतंत्र। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो राज्य का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और इस प्रणाली का उपयोग फ्रांस और रूस जैसे देशों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं वो सरकार के फैसले में सीधे अपनी भागीदारी करते हैं। और इस प्रणाली का जो उपयोग है वो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में और इसके आलोचनात्मक बिंदुओं के बारे में, जहां पर हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता। तो देखिए इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें लोगों को बोलने की स्वतंत्रता, धर्म बदलने का अधिकार, समानता और ऐसे बहुत सारे अधिकार मिले होते हैं। और इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, कभी कभी क्या होता है, सरकार इन अधिकारों को सीमित कर देती है, जैसे आपातकाल की सिचुएशन हो या सुरक्षा कारणों से जो इनके अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं। तो इनसे जो नागरिक होते हैं वो अपने अधिकारों का यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रतिनिधि चुनाव। इसमें जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो लोगों के माध्यम से चुने जाते हैं और जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो देखिए जो चुनाव होते हैं उसमें भ्रष्टाचार और झूठे वादे होते हैं और राजनीतिक दबाव बना रहता है, जिसकी वजह से जो गरीब है वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते और इसके प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो वेस्टेज होते हैं। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान और कानून। अब इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसमें एक संविधान होता है
और सरकार की शक्तियाँ और नागरिकों के अधिकार इसमें निर्धारित होते हैं और इसमें जो सरकार होती है वो इन्हीं कानूनों का पालन करती है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसमें जो सरकार होती है वो कभी कभी जो संविधान है उनके कानूनों का उल्लंघन करती है और गलत इस्तेमाल करती है अपनी पावर्स का, जिससे जो जनता है उनके अधिकारों का हनन होता है, उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समानता और समावेश। अब इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान अवसर मिले होते हैं, यानी समान इक्वल राइट्स होते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या लिंग का हो। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसमें अक्सर क्या होता है, जो लोग होते हैं वो समाज से पिछड़ जाते हैं और इसमें कभी कभी क्या देखने को मिलता है, जितने भी जो गरीब लोग होते हैं और जो महिलाएं होती हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है शक्तियों का विभाजन। तो इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसमें जो पावर्स होती हैं उन्हें डिवाइडेड किया जाता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच, जिससे कि कोई भी जो अंग है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसमें जो संस्थाएं हैं उनके बीच आपसी टकराव हो जाता है, जिससे जो काम है जो वर्क है वो रुक जाता है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है पारदर्शिता और जवाबदेही। तो देखिए इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें जो सरकार होती है वो अपने फैसलों और कार्य के लिए जनता को जानकारी देती है, उनके प्रति जवाबदेही होती है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें जो सरकार होती है वो अपनी योजनाओं की जो जानकारी है वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से जनता को नहीं देती, या तो वो जानकारियों को छुपाती है, जिससे कि जो पारदर्शिता है उसमें कमी आती है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस यूनिट से जो आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हमसे पूछा जाता है लोकतंत्र के सहभागी और विमर्शी स्वरूपों के बीच अंतर बताइए। यानी सहभागी और विमर्शी लोकतंत्र के बीच क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताइए। या तो आपसे एग्जाम में सेपरेटली पूछा जा सकता है, सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए, या फिर सहभागी लोकतंत्र और विमर्शी लोकतंत्र पर टिप्पणी लिखिए, या फिर सहभागी लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछा जाता है। तो इसमें हमें अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें सबसे पहले हमें सहभागी और विमर्शी लोकतंत्र के बारे में बताना है। सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में डिफाइन करेंगे, देन इसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे और इसके बाद इसकी चुनौतियों के बारे में बताएंगे। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा आंसर को डिस्क्राइब करने का। तो चलिए आगे हम इसके आंसर की तरफ पढ़ते हैं, हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो इसमें मैंने दोनों के बारे में अच्छे से डिफाइन कर दिया है। अगर आपसे सिर्फ सहभागी लोकतंत्र के बारे में पूछता है तो आप यहाँ से एक्सप्लेन कीजिएगा, अगर विमर्शी लोकतंत्र के बारे में पूछता है तो ये वाला डिफाइन कर दीजिएगा, अगर दोनों के बारे में डिफरेंस पूछता है तो कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सहभागी लोकतंत्र के बारे में। तो देखिए जो सहभागी लोकतंत्र है वो लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है जो सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में जहाँ पर नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। और विमर्शी लोकतंत्र के बारे में अगर बात करें तो विमर्शी लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है जो कानून निर्माण और निर्णय लेने में सार्वजनिक विचार विमर्श के महत्व पर बल देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए जो सहभागी लोकतंत्र होता है उसमें नागरिकों के पास सिर्फ और सिर्फ प्रतिनिधि को चुनने तक का ही अधिकार नहीं होता, बल्कि वो सरकार के कानून निर्माण में, निर्णय लेने में और सरकार के कामकाज में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकते हैं। उनके पास इसकी अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विमर्शी लोकतंत्र में जनता के बीच गहन संवाद, तर्क वितर्क के बाद जो विचारों का आदान प्रदान के बाद निर्णय लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो देखिए अगर दोनों की जो विशेषता है वो सेम ही है, अगर आपसे विमर्शी लोकतंत्र के विशेषताओं के बारे में पूछता है या लाभ के बारे में पूछता है तो यही सारे पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे, या फिर अगर आपसे पूछता है सहभागी लोकतंत्र के बारे में बताइए तो भी सेम ही पॉइंट्स रहेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को हम समझते हैं डिटेल में। अगर आपसे किसी एक पर्टिकुलर के बारे में पूछता है तो जो विशेषता है वो दोनों में सेम ही रहेगी ऑलमोस्ट। फर्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष भागीदारी। तो इसमें जो लोग होते हैं उनके पास न केवल अपने प्रतिनिधि को चुनने तक का अधिकार होता है, बल्कि वो सरकार के कानून निर्माण, निर्णय लेने में और सरकार के कामकाज में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकते हैं, इनके पास अधिकार होते हैं। नेक्स्ट है सभी के लिए समान अवसर। तो इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समान योगदान। तो इसमें हर एक व्यक्ति के जो विचार है उसको महत्व दिया जाता है। इट डजेंट मैटर उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो किस जाति से बिलोंग करता है, किस राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है, इट डजेंट मैटर, सभी के विचारों को महत्व दिया जाता है। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी और एकता। जैसे कि विमर्शी लोकतंत्र समाज में समावेशी और एकता को बढ़ावा मिलता है।
इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो आपसी सहमति के बाद ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय स्वायत्तता। तो देखिए इसमें जो लोग होते हैं वो स्टेट लेवल पर भी अपने निर्णय को खुद ही ले सकते हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पारदर्शिता। तो देखिए इसमें सरकार के कामकाज की जो पारदर्शिता है उसको बढ़ावा मिलता है। सभी सरकारी जो कामकाज है उनकी जानकारी आसानी से प्राप्त करने का उनके पास अधिकार होता है। लोग ये देख सकते हैं कि फैसले कैसे लिए जा रहे हैं और क्यों लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायी और जवाबदेही। तो इसमें जो सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेही होती है। इसमें सरकार को लोगों के हितों का ध्यान रखकर ही अपनी नीतियों को बनाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेहतर निर्णय। अब इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। क्यों? क्योंकि सभी लोग विचार विमर्श के बाद ही कोई भी डिसीजन लेते हैं, यानी सार्वजनिक सहमति के बाद ही निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक विचार विमर्श। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें सभी लोगों का तर्क वितर्क के बाद ही, विचार करने के बाद ही कोई भी निर्णय लिए जाते हैं। तो इसमें जो सार्वजनिक विचार विमर्श है उस पर बल मिलता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक न्याय को बढ़ावा। इसमें सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। समानता और न्याय, सभी लोगों को समान महत्व दिया जाता है, सभी के पास बराबरी का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार और जनता के बीच विश्वास को बढ़ाता है। यह सरकार और लोगों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाता है और लोगों की सरकार की जो नीतियां हैं, लोग सरकार की जो नीतियां हैं उसके निर्माण में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार कम होता है और यह भ्रष्टाचार को कम करने और रोकने में मदद करता है। नागरिक सरकार की गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं, जिससे कि जो भ्रष्टाचार है वो होने की संभावना कम हो जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं विमर्शी लोकतंत्र या सहभागी लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में, इसके चैलेंजेस के बारे में। तो जो पहला पॉइंट है साक्षरता और जागरूकता में कमी। तो देखिए इसमें साक्षरता का मतलब होता है लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को उनके राइट्स के बारे में नहीं पता होता और जो प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो ये इसका एक चैलेंजेस है। नेक्स्ट पॉइंट है समय और संसाधन की आवश्यकता। तो देखिए जो निर्णय लेने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, जिसकी वजह से टाइम की वेस्टेज होती है और संसाधनों की भी वेस्टेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी की भागीदारी का ना होना। इसमें जितने भी जो गरीब लोग होते हैं या जो महिलाएं होती हैं या जो भी कमज़ोर वर्ग होते हैं वो इस प्रोसेस से ही बाहर हो जाते हैं और उनकी जो आवाज़ है वो नहीं उठ पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय लेने में देरी। देखिए अधिक चर्चा होने के कारण, अधिक बहस होने की वजह से जो फैसले होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सभी इसके चैलेंजेस हैं। बताऊँ जो आपकी थर्ड यूनिट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं। तो इसके अंदर थर्ड यूनिट के अंदर बेसिकली आप कह सकते हो आपको 4 चैप्टर्स को पढ़ना है, या फिर आप कह सकते हो इन 4 टॉपिक्स को आपको अच्छे से समझना है और इन 4 टॉपिक्स में से हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन बन जाता है। यानी इस यूनिट से 4 से 5 टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 4 टॉपिक के नाम है, पहला है संविधानवाद, दूसरा है विधायिका और विधान, तीसरा है राजनीतिक दल और चौथा है मीडिया और नागरिक समाज। तो चलिए अब हम देखते हैं हर एक टॉपिक में से अभी तक आपके एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में संविधानवाद से किस किस टाइप से अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें हमसे पूछा गया है संविधानवाद क्या है, इसकी परंपराओं और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। या फिर संविधानवाद से अलग लैंग्वेज में आपसे पूछा जा सकता है संविधानवाद की विशेषताओं को बताइए, या फिर संविधानवाद पर टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर संविधानवाद से आपका क्या तात्पर्य है, संविधानवाद के विभिन्न तत्वों की समीक्षा कीजिए। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है संविधानवाद को परिभाषित करें, आधुनिक लोकतंत्र में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे। इन सभी क्वेश्चंस में आपको इन टॉपिक्स को डिफाइन करना है। तो हम अपने आंसर को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे संविधानवाद के अर्थ के बारे में। इसके बाद हम बताएंगे विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है संविधानवाद को लेके उसके बारे में, 1 से 2 डेफिनेशन देंगे। इसके बाद हम इसकी परंपराओं के बारे में बात करेंगे, संविधानवाद की परंपराएं। इसके बाद एट द एंड हम बताएंगे संविधानवाद के जो विभिन्न तत्व हैं उनके फीचर्स के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो हम अपने आंसर को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे संविधानवाद होता क्या है, उसके अर्थ के बारे में, और उसके बाद हम बताएंगे संविधानवाद की परिभाषा के बारे में, जो कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अकॉर्डिंग दी है, जिसमें मैंने 2 परिभाषाओं को मेंशन किया है। तो देखिए संविधानवाद आखिर होता क्या है। संविधानवाद संविधान पर आधारित एक विचारधारा है, यानी थॉट है, और किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है उसे संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए। संविधानवाद का मतलब ये है।
संविधानवाद कहता है कि सरकार को संविधान के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और संविधान के जितने भी जो नियम हैं उनको पालन करना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जो संविधान है वो सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊपर संविधान है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और राज्य की सभी जो शक्तियां हैं वो इसके अधीन रहकर ही अपना कार्य करेंगी। तो ये थी संविधानवाद के बारे में मैंने आपको अर्थ बताया, और इसकी जो परिभाषा है वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं संविधानवाद की परंपराओं के बारे में। तो देखिए, जो संविधानवाद है वो एक ऐसी विचारशील सिद्धांत है जो कानून और न्याय के माध्यम से समाज में संबंधों का प्रबंधन करता है। और जो राजनीतिक संविधानवाद है वो एक ऐसा विचारशील सिद्धांत है जो कि राजनीति और सरकार की संरचना के विकास को समझने का प्रयास करता है। इसके अलावा जो कानूनी संविधानवाद है वो कानूनी न्याय पर बल देता है, और जो राजनीतिक संविधानवाद है वो सामाजिक न्याय और लोगों के अधिकार को प्राथमिकता देता है, यानी इस पर बल देता है। इसके अलावा जो कानूनी संविधानवाद है वो कानून को विशेष महत्व प्रदान करता है, लेकिन वहीं जो राजनीतिक संविधानवाद है वो शक्तियों के बंटवारे को प्राथमिकता देता है, उस पर विशेष बल देता है। तो ये थी इसकी परंपराएं, संविधानवाद की परंपराएं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं संविधानवाद की विशेषताओं के बारे में। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कानून का शासन। तो देखिए, संविधानवाद कानून के शासन पर आधारित है, यानी कानून सबसे ऊपर होता है और सभी के लिए कानून एक समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और इसके अलावा सरकार को भी कानून के अंदर ही वर्क करना होता है, सरकार भी कानून से बाहर नहीं जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित सरकार। अब देखिए, जो संविधानवाद है वो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, यानी सरकार को भी संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करे, और सरकार को केवल उन्हीं कार्य को करने की अनुमति है जो कि संविधान में उल्लेखित है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक शासन। संविधानवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता की इच्छा का सम्मान करना है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करना है, जैसे चुनाव कराना, जनता की भागीदारी होनी चाहिए और सरकार का उत्तरदायित्व शामिल होना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट इनमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकारों की रक्षा। तो देखिए, जो संविधानवाद है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जो सरकार है वो नागरिकों के अधिकारों का हनन ना कर सके। तो इस तरीके से जो संविधानवाद है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक सर्वोच्चता। इसका मतलब है संविधानवाद में जो संविधान है वो देश का सर्वोच्च कानून है और संविधान का पालन करना अनिवार्य है, और कोई भी कानून संविधान के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है लोकप्रिय संप्रभुता। अब इसका मतलब क्या है, जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जानी चाहिए और सरकार को जनता के हित में ही कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायी और जवाबदेही सरकार। तो संविधानवाद में उत्तरदायी और जवाबदेही सरकार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है उसके कार्य के लिए, और जो सरकार होती है उसे लोगों के हित को ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए। इससे जो सरकार की जो कामकाज है उसके पारदर्शिता पर बल देती है, यानी पारदर्शिता बनी रहती है, और जो सरकार है उसे लोगों के प्रति जवाबदेही रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो संविधानवाद में जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, जो कि किसी भी सरकार या राजनीतिक दल से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। और स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और ये सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के दायरे में ही तो काम कर रही है ना, कहीं उससे बाहर अपनी मनमर्जी तो नहीं चला रही, इसका ध्यान रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान। तो जो संविधानवाद की जो मुख्य विशेषता है वो व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करना है, कि कहीं किसी व्यक्ति के साथ उसके मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, इसको सुनिश्चित करता है संविधानवाद। नेक्स्ट पॉइंट है शक्तियों का विभाजन। देखिए, संविधानवाद सरकार की शक्तियों को डिवाइड कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बांट देती है। जैसे विधायिका का काम होगा कानून बनाने का, कार्यपालिका का काम होगा कानून को लागू करने का, और न्यायपालिका ये चेक करेगी जो भी विवाद है उनके निपटारे का कार्य करेगी, जिससे कि किसी एक के हाथ में पूरी सत्ता ना हो और सत्ता का कोई भी दुरुपयोग ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है पारदर्शिता। तो संविधानवाद ये सुनिश्चित करता है कि जो सरकार है उसके सभी कार्य पारदर्शी हो और जनता सरकार की सभी नीति और निर्णय के बारे में जानने का जनता को पूरा अधिकार है। तो ये इसकी पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमसे पूछा जाता है विधायिका और विधान के बारे में।
यानी विधायिका और विधान से आप क्या समझते हैं और उसके क्या कार्य हैं उसके बारे में बताइए। लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में निर्वाचित विधायिका की भूमिका के बारे में बताइए। यानी इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है विधायिका के कार्यों पर टिप्पणी करें, विधायिका के कार्यों के बारे में बताइए। तो देखिए, कानून निर्माण की जो संस्थाएं होती है उसे दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय स्तर की विधायिका, जो कानून बनाएंगी वो पूरे देश में लागू होगा, जिसे हम संसद कहते हैं। और दूसरा होता है राज्य स्तर की विधायिका, जो कि राज्य के लिए कानून बनाती है, जिसे हम विधानमंडल कहते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हम इसके आंसर की तरफ। तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे आखिर विधायिका होती क्या है। तो देखिए, विधायिका संवैधानिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था होती है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, जिसका काम क्या होता है कानून को बनाने का और उसमें संशोधन करना, उसमें चेंजेस करने का कार्य होता है। और सामान्यतः हम संसद या विधानमंडल विधायिका को कहते हैं। विधायिका का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो जनताओं की इच्छाओं और ज़रूरतों के अनुसार कानून बनाए जाएं, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कि जनता के हित में कानून बनाए जाएं। और राष्ट्रीय स्तर की जो विधायिका होती है उसे हम सांसद कहते हैं, जो कि पूरे देश में कानून को बनाती है। और वहीं राज्य स्तर पर जो विधायिका होती है इसे हम विधानमंडल कहते हैं, जो कि राज्य के होने वाले कानून को लागू करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, संसद के सदस्यों को हम सांसद कहते हैं और विधानमंडल के सदस्यों को हम विधायक कहते हैं। और विधायिका के पास कानून बनाने का, कानून में बदलाव करने का और कानून को हटाने का पावर होता है, उसका अधिकार होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं विधायिका के प्रकार के बारे में। तो देखिए, इसे हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक संसदीय विधायिका और द्विसंसदीय विधायिका। एक संसदीय विधायिका मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सदन होता है, और ये छोटे देशों में इस प्रणाली को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि नेपाल। और वहीं अगर हम बात करें द्विसंसदीय विधायिका के बारे में, तो इसमें दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं और दूसरा निम्न सदन जिसे लोकसभा कहते हैं। और ये जो इस प्रणाली का जो यूज़ होता है ये बड़े और अधिक विविधता वाले देशों में किया जाता है, जैसे कि भारत और अमेरिका। तो चलिए हम बात कर लेते हैं विधान के बारे में। आखिर विधान क्या होता है। देखिए, विधान का मतलब होता है नियम और कानून, जो कि किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। और ये जो कानून होते हैं ये विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए जाते हैं। और इसे हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला आएगा सर्वोच्च विधान और दूसरा आएगा अधीनस्थ विधान। तो चलिए अब हम बात करते हैं विधायिका के कार्यों के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में। तो अगर विधायी कार्य को देखें तो इसमें पहला पॉइंट है कानून का निर्माण। तो विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून को बनाती है। इसके अलावा कानून में संशोधन करती है, उसमें बदलाव करने का उसके पास अधिकार होता है, और विशेष कानून भी बना सकती है। आपातकालीन सिचुएशन में, इमरजेंसी में वो विशेष कानून को भी लागू कर सकती है, इसका पूरा अधिकार होता है विधायिका के पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंशियल तौर पर, यानी वित्तीय कार्य के बात करें तो पहला है बजट बनाना। तो जो विधायिका का कार्य होता है वो बजट को पारित करना होता है। इसके अलावा टैक्स को लागू करना होता है। इसके अलावा वित्त का प्रबंधन करना होता है कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है, उसका प्रबंधन करना होता है। विधायिका के पास इसके अधिकार होते हैं। थर्ड पॉइंट है कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो जो विधायिका है वो कार्यपालिका पर निगरानी रखती है कि कहीं वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है, और इससे रिलेटेड वो उससे प्रश्न पूछ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक कार्य। अगर कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो ऐसे में विधायिका के पास ये पावर होती है कि विधायिका उन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। और अन्य कार्यों के बारे में बात करें तो विदेशी नीति को बनाने में कार्य करती है विधायिका। तो ये सभी थे विधायिका के कार्य। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं राजनीतिक दलों से। तो जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है राजनीतिक दल क्या है, किस प्रकार राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है राजनीतिक दलों के कार्य एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है राजनीतिक दल से आपका क्या तात्पर्य है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे। इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली इन पॉइंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है, जिसमें हमें बताना है राजनीतिक दल का अर्थ क्या है और इनका उद्भव कैसे हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई, और राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं के अंदर बेसिकली इनके कार्य ही आते हैं। तो बेसिकली आपको इन पॉइंट्स को अच्छे से समझना है और इन्हीं पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर।
तो हम अपने आंसर को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आखिर राजनीतिक दल होते क्या हैं। तो देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं वो लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक जैसी विचारधारा के लोग होते हैं, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो साथ मिलकर काम करना होता है। और राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य होता है वो चुनाव लड़कर सत्ता यानी पावर को हासिल करना होता है और अपनी नीतियों को लागू करना होता है, अपने नियमों को लागू करना होता है। इसके अलावा जो राजनीतिक दल होते हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार को बनाने में और उसे चलाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक दलों का उद्भव किस तरीके से हुआ, किस तरीके से राजनीतिक दलों का विकास हुआ। तो देखिए, जो राजनीतिक दल है उनका विकास एक बहुत लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। प्राचीन काल से ही जो मानव समाज में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए समूह बनाते थे, और ये जो समूह है वो आगे चल के राजनीतिक दल बन गए, और इस तरीके से राजनीतिक दलों का विकास हुआ, या फिर आप कह सकते हो राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक दलों का अलग अलग रीजंस की वजह से उनका उद्भव हुआ और उनका विकास हुआ। सेकंड पॉइंट है लोकतंत्र का विकास। तो जिस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना हुई उसके साथ साथ ही राजनीतिक दलों का उद्भव भी हुआ, क्योंकि राजनीतिक दलों की ज़रूरतें महसूस होने लगी। जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो उसमें राजनीतिक दलों की ज़रूरतें महसूस हुई, क्योंकि जो लोकतंत्र में चुनाव कौन लड़ेगा, उसके लिए राजनीतिक दल होने चाहिए। तो इस तरीके से उन्हें राजनीतिक दलों की ज़रूरतें महसूस हुई और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए राजनीतिक दल बने, क्योंकि सभी जनता एक साथ तो नहीं कर सकती। तो इसके लिए कुछ राजनीतिक दल होते हैं जो मेन मुद्दे होते हैं जनता के, उनको सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विचारधारा का विकास। तो देखिए, समाज में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा का उद्भव के साथ साथ राजनीतिक दलों का उदय हुआ, और इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पूंजीवादी विचारधारा वाले लोग और समाजवादी विचारधारा वाले लोग। तो कुछ पूंजीवादी राजनीतिक दल से जुड़ गए और कुछ जो है वो समाजवादी राजनीतिक दल बने। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जो मजदूर वर्ग है उन्होंने अन्य समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना एक दल बनाया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दलों का विकास हो रहा है हर लेवल पर। जब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो लोग ग्रुप बना लेते हैं और उन्हीं ग्रुप को राजनीतिक दल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन। तो स्वतंत्रता संग्राम जैसे जो आंदोलन थे उन्होंने राजनीतिक दलों का गठन किया, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस तरीके से राजनीतिक दलों का विकास देखने को मिलता है हमें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं। इनका जो कार्य होता है, एक तो होता है चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना यानी पावर को हासिल करना। दूसरा जो होता है चुनाव का प्रचार प्रसार करना। अब जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। नेक्स्ट है जनता की समस्याओं को उठाना। अब राजनीतिक दलों का क्या काम होता है, वो जनता की जो भी समस्याएं या जो जरूरतें हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का काम करती है राजनीतिक दल ने। फोर्थ पॉइंट है सरकार बनाना। तो देखिए, चुनाव में जो भी राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त कर लेता है वो अपनी सरकार बना लेता है और अपनी नीतियों और कानूनों को लागू करता है, जन कल्याण के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विपक्षी की भूमिका। अब देखिए, जो भी राजनीतिक दल होते हैं जो कि बहुमत हासिल नहीं कर पाते हैं वो विपक्षी दल के रूप में काम करते हैं और वो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और जनता की जो मांग है और जो चिंता है उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक दल होते हैं वो आम जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं और उन्हें जन सुविधा पहुँचाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की विशेषताओं के बारे में। इसके अंदर बेसिकली हमें उनके कार्य को मेंशन करना है। तो हम बात कर लेते हैं संगठित समूह। तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो एक संगठित समूह होते हैं, उनकी एक जैसी विचारधारा होती है और एक सेम ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है और वो साथ मिलकर काम करते हैं। सेकंड पॉइंट है समान विचारधारा। इनकी जो विचारधारा होती है वो सेम होती है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिन्हें इन्हें हासिल करना होता है और इसके लिए ये लड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव में भागीदारी। अब इनका क्या काम होता है, ये सत्ता को हासिल करने के लिए चुनाव लड़ते हैं यानी पावर को हासिल करने की कोशिश करते हैं और अपनी नीति और नियमों को लागू करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनता का प्रतिनिधित्व। अब जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता की समस्याओं और जरूरतों को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है विपक्ष की भूमिका।
अब इसमें देखिए जितने भी जो राजनीतिक दल होते हैं जिन्हें बहुमत हासिल नहीं हो पाता वो विपक्ष के रूप में कार्य करते हैं और सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और जनता की जो मांगे होती हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार बनाना। अब जितने भी जो राजनीतिक दल होते हैं जिन्हें बहुमत प्राप्त हो जाता है वो अपने एक सरकार का निर्माण करते हैं और जन कल्याण के लिए अपनी नीति और नियमों को लागू करते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि फोर्थ टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नागरिक समाज और सोशल मीडिया से देखने को मिलता है, जिसमें हमसे पूछा जाता है लोकतंत्र में नागरिक समाज और सोशल मीडिया की भूमिका पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है, या फिर क्या मीडिया किस प्रकार समाज में परिवर्तन ला सकता है, इसके बारे में बताइए। तो इस अलग अलग लैंग्वेज में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमें बताना होता है नागरिक समाज क्या है और सोशल मीडिया क्या है और इसके समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी क्या भूमिका है, उसके कार्यों के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नागरिक समाज के बारे में। तो देखिए लोकतंत्र में नागरिक समाज का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और जो नागरिक समाज है ये व्यक्तियों का एक समूह है, एक ग्रुप है जो कि समाज में कल्याण करने का कार्य करता है। और ये जो नागरिक समाज है ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करता है, यानी कि एक पुल का काम करता है, जिसमें ये जो नागरिक समाज है वो जनता की जो भी आवाज़ है उन्हें सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, नागरिक समाज। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका के बारे में, इसके क्या कार्य होते हैं। तो पहला है जागरूकता फैलाना। तो जो नागरिक समाज है वो नागरिकों के बीच, लोगों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का कार्य करता है। दूसरा है सरकार पर निगरानी। जो नागरिक समाज होता है वो सरकार की सभी नीति और कार्यक्रमों पर नजर रखता है और अगर कोई भी असमानता होती है तो उसकी आलोचना करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है नीतियों पर प्रभाव। तो जो नागरिक समाज होता है वो लोगों के जो भी मुद्दे हैं उन्हें उठाकर सरकार की नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समाज सुधार। जो नागरिक समाज होता है वो समाज में जितनी बुराई है जैसे भ्रष्टाचार, भेदभाव या असमानता, इसकी आलोचना करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपातकालीन स्थितियों में सहायता। तो जब भी कोई संकट आता है तो जो नागरिक समाज होता है वो मदद करता है इसमें। तो ये इसके कार्य हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के बारे में। तो देखिए लोकतंत्र में सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर जो सोशल मीडिया होता है वो सूचनाओं को प्रदान करने का कार्य करता है और लोग अपनी राय को यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, इसका अवसर प्रदान करता है। जो सोशल मीडिया होता है वो लिखित शब्दों के साथ लेकर डिजिटल डाटा में भी अवेलेबल है और ये व्यापक रूप से पूरे समाज में फैला हुआ है, जो कि संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की भूमिका के बारे में। तो देखिए जो सोशल मीडिया है वो सूचना का एक माध्यम है जो कि सूचनाओं को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, जैसे चुनाव या सरकार की जो भी योजनाएं और नीतियां हैं उनकी तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम सोशल मीडिया के द्वारा। नेक्स्ट है जनता की आवाज़। तो जो सोशल मीडिया है वो एक मंच प्रदान करता है जहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी शिकायतों को दर्ज कराते हैं, शिकायतों के बारे में बताते हैं, और जो सोशल मीडिया है वो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम करती है। नेक्स्ट है चुनाव प्रसार। अब देखिए जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से कम टाइम में बड़े पैमाने पर विचार और नीतियों का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक जागरूकता। तो ये लोगों के उनके अधिकारों और व्यक्तियों और कर्तव्यों के लिए जागरूक करता है। अपने वीडियो की तरफ ये यूनिट 4 में आपके टोटल 3 चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको कवर करना है, या फिर आप कह सकते हो 3 टॉपिक्स हैं, और जनरली विविधता और वैश्वीकरण से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अभी तक एग्जाम में किस किस लैंग्वेज में अलग अलग ईयर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है विविधता लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, बताइए। या फिर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है लोकतंत्र सामाजिक विविधता को समायोजित करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे। इसमें विविधता के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विविधता है वो लोकतंत्र को समायोजित करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, इसके बारे में बताइए। तो ये पॉजिटिव पॉइंट पूछ रहा है इसके बारे में। और वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं विविधता लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है, ये नेगेटिव पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने अपनी वीडियो में आंसर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। तो हम अपने आंसर को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आखिर लोकतंत्र क्या होता है। तो देखिए लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता की भागीदारी सबसे ऊपर होती है, यानी जैसा कि आपको पता ही है लोकतंत्र में जो सरकार बनती है
वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, यानी जनता के द्वारा ही बनाई जाती है, और जो सरकार होती है वो जनता के लिए कार्य करती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता की जो भागीदारी हो वो सबसे ऊपर होती है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं विविधता का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति और अलग अलग विचारधाराओं वाले के जो लोग होते हैं वो अगर एक ही समाज में रहते हैं तो उसे हम विविधता कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र जो है वो सबको समान अधिकार देता है और समान अवसर देते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है और इक्वल राइट्स देते हैं। लेकिन कभी कभी जो ये जो विविधता है वो लोकतंत्र के लिए कई कई मुश्किल खड़ी कर देती है, लेकिन ये उसकी ताकत भी बन सकती है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं विविधता के लोकतंत्र के अंदर। तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ, मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो विविधता है वो लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से जो विविधता है वो लोकतंत्र के लिए खतरा आएगा और किस तरीके से लोकतंत्र की ताकत भी बन सकता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक विभाजन। तो देखिए, विविधता होने की वजह से जब लोग एक ही समाज में अलग अलग जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बंटे होते हैं तो उसमें समाज में आपस में झगड़े होना स्वाभाविक होता है, और जिसकी वजह से जो लोकतंत्र है वो कमजोर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय मतभेद। तो देखिए, जब अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग होते हैं वो अपने अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में लोकतंत्र की जो स्थिरता है उसमें चुनौती आती है, यानी कि स्थिर रहने में कठिनाई आती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जो क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं वो अपनी मांग करते हैं अलग राज्य के गठन के लिए, तो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक और भाषाई मतभेद। अब विविधता होने की वजह से अलग अलग भाषा और संस्कृति के लोग जब एक साथ रहते हैं तो उन्हें एकजुट करके रखना लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक संघर्ष। तो जब अलग अलग ग्रुप्स के लोग एक ही समाज में रहते हैं तो उस समाज में टकराव और संघर्ष का जो खतरा है वो बना रहता है, जैसे सांप्रदायिक दंगे। तो ये भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जातिवाद और जो सामाजिक विविधता है ये भी लोकतंत्र के राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अलग अलग जाति के लोग बटे होते हैं और उनके बीच अगर मतभेद होता है तो वो भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता है। नेक्स्ट है वोट बैंक की राजनीति। तो कई सारे नेता होते हैं और जो राजनीतिक दल होते हैं वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इट मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग धर्मों के मुद्दे को उठाते हैं, जिससे सांप्रदायिकता बढ़ती है और जिसकी वजह से जो लोकतंत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनका ह्रास होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नीति और निर्णय में बाधा। तो देखिए, जब एक ही समाज में अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं तो उसमें उनकी ज़रूरतें और जो अपेक्षाएं वो अलग अलग रहती हैं और सभी को संतुष्ट करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। अगर किसी भी नियम को पारित करते हैं तो जितने भी जो समूह हैं उनकी अलग अलग अपेक्षाएं, अलग अलग ज़रूरतें हैं और उन सभी को संतुष्ट करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। तो ऐसे में जो सरकार है उसमें जो डिसीजन लेती है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित कर दिया जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्षेत्र की अपनी डिफरेंट लैंग्वेज होती है, अपनी एक अलग भाषा होती है, और इसी रीज़न की वजह से भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जिससे कि कोई विवाद उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय एकता में बाधा। तो एक ही समाज में जब अलग अलग जाति, धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं तो उनके बीच एकता बनाना काफ़ी ज़्यादा एक कठिन कार्य होता है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बन सकता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं विविधता किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत बना सकती है। पहला पॉइंट है समान अधिकार और अवसर। अगर सरकार सभी धर्म, जाति और लोगों को बराबरी का अधिकार दे और समान अवसर दे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे, तो लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नई सोच और विचार। तो देखिए, एक ही समाज में अलग अलग जाति, धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं तो उनके पास अपनी अपनी डिफरेंट नॉलेज होती है। अगर वो हम विचार एक दूसरे के साथ शेयर करें तो लोकतंत्र को और बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय और निष्पक्षता। अगर सभी समूहों को समान न्याय मिले और जो सरकार है वो निष्पक्ष होकर काम करे तो विविधता जो है वो लोकतंत्र को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना सकता है। नेक्स्ट है सहिष्णुता और एकता। अगर सभी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें तो लोकतंत्र को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है।
तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है वैश्वीकरण से, जिसमें हमसे पूछा जाता है वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वैश्वीकरण की अवधारणा ने राष्ट्र राज्य की कल्पना को कमजोर किया है कैसे, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। अब राष्ट्र राज्य की कल्पना को कमजोर किया है, इसका मतलब ये है कि वैश्वीकरण से पहले जो एक राज्य होता है यानी जो पूरा देश होता है वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, लेकिन वैश्वीकरण के बाद उसमें जो संस्थाएं होती है, जो वैश्विक संस्थाएं होती है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को उस देश को मानना होता है। तो इस तरीके से अब जो देश है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं रह गया। तो इसलिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है जो वैश्वीकरण है उसकी जो उदाहरण है उसने राष्ट्र राज्य की कल्पना को कमजोर किया है। यानी अब जो देश है वैश्वीकरण के बाद अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना होता है। तो यानी अब वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती, वो स्वतंत्र नहीं है। इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे। इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है वैश्वीकरण के बारे में, आखिर वैश्वीकरण है क्या और उसकी विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है, यानी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है, इसके लाभ और हानि दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे आखिर वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो देखिए वैश्वीकरण जब सभी देश एक दूसरे के साथ व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, विचार और अनुभव का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। वैश्वीकरण देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों को बढ़ाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि वैश्वीकरण किस तरीके से राष्ट्र राज्य को कमजोर करता है, यानी एक देश के डिसीजन मेकिंग को कमजोर करता है। अब जो देश है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा क्योंकि उसे अंतर्राष्ट्रीय रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। तो इसमें हम अपना आंसर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो वैश्वीकरण है उसकी अवधारणा ने राष्ट्र राज्य की कल्पना को कमजोर किया है, क्योंकि राष्ट्र राज्य की कल्पना का जो मूल विचार है वो ये है कि प्रत्येक देश, हर एक देश अपनी सीमाओं के भीतर पूर्ण संप्रभुता रखता है, यानी अपने डिसीजन खुद ले सकता है। तो चलिए अब हम इसके पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है अपने आंसर को। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हमें टोटल 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से जो वैश्वीकरण है वो राष्ट्र राज्य को कमजोर करता है। फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रों की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता में कमी। तो देखिए वैश्वीकरण की वजह से देशों की जो आत्मनिर्भरता है और जो स्वतंत्रता है उसमें कमी आई है। अब इसका रीजन क्या है? वैश्वीकरण की वजह से जो देशों की अर्थव्यवस्था है वो अब एक दूसरे पर निर्भर हो गई है। यानी अगर किसी एक देश में मंदी आती है तो उसका जो असर है वो बाकी देशों पर देखने को मिलता है। यानी अब हम इंडिपेंडेंट नहीं रह गए, हमें एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रों की संप्रभुता में कमी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वैश्वीकरण की वजह से राष्ट्रों की जो संप्रभुता है उसमें कमी आई है। अब जो राष्ट्र हैं उन्हें इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे IMF, WTO और जो विश्व बैंक है उनकी जो पॉलिसीज है उन्हें फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से राष्ट्रों की जो संप्रभुता है उसमें कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और उनके कानूनों का दबाव। तो देखिए अगर वैश्वीकरण की वजह से अब जो देश है वो इंडिपेंडेंट रह नहीं गए तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उनके कानून, उनके पॉलिसीज को फॉलो करना होगा। उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है देशों के ऊपर, जो कि देशों की जो राष्ट्रीय जो संप्रभुता है उसको सीमित कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार के कार्य क्षेत्र में कमी। तो देखिए वैश्वीकरण की वजह से सरकार के कार्य क्षेत्र में कमी आई है। सरकार अब कुछ ही कार्य तक सीमित रह गई है, यानी सरकार का अब ज़्यादा कुछ कार्य नहीं रह गया, सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाना और नागरिकों की सुरक्षा करना, सिर्फ यहीं तक सरकार के कार्य सीमित हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय संस्कृति पर असर। तो देखिए वैश्वीकरण की वजह से जो पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है उसका काफ़ी ज़्यादा फैलाव देखने को मिलता है और जो दुनिया भर में पश्चिमी संस्कृति का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है और लोग अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसको भूल चुके हैं। और जितनी भी जो स्थानीय भाषाएं हैं या जो परंपराएं हैं या जो संस्कृतियां हैं वो अब खतरे में हैं और लगभग जो सभी संस्कृति है वो समाप्त हो चुकी हैं। जैसे कि आपको पता होगा भारत ने भी अमेरिका जैसे जो पश्चिमी संस्कृति है उनको अपनाए जा रहे हैं और जो खुद की संस्कृति है उसे भुला चुके हैं। और इसके अलावा जो स्थानीय भाषाएं जो भारत है वो इंग्लिश पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी, यानी कि हमने अपनी जो स्थानीय भाषाएं और जो हमारी परंपराएं और जो संस्कृति है वो खतरे में है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव। तो देखिए जो गूगल, अमेजोन, ये जो इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो सरकार पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है।
और यहाँ तक कि जो कंपनियां हैं वो अपने फायदे के लिए राष्ट्र के नीति निर्माण में भी हस्तक्षेप कर सकती हैं। अगला पॉइंट है हमारा विभिन्न देशों के बीच आर्थिक असमानता। अब देखिए वैश्वीकरण की वजह से सिर्फ कुछ ही देशों को लाभ मिला है। वैश्वीकरण की वजह से सिर्फ कुछ सीमित देश है, यानी जो अमीर देश है सिर्फ उन्होंने ही सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है, और बाकी जो गरीब देश है वो और गरीब होते जा रहे हैं। यानी जो देशों के बीच जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ती जा रही है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक इसी तरीके से वैश्वीकरण के कुछ नुकसान है तो कुछ लाभ भी हैं, और जिसके अंदर हम इनके टोटल 7 एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैश्वीकरण की वजह से आयात निर्यात और व्यापार संबंधी प्रतिबंधों में कमी आई है। इसके अलावा देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार देखने को मिला है, क्योंकि विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवा, पूंजी, श्रम और विचारों का जो प्रवाह है उसमें तेजी से वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से देशों के बीच जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हुआ है। इसके अलावा अब लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं और कंपनियों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिसकी वजह से अब जो कंज्यूमर है वो कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार में वृद्धि। तो देखिए वैश्वीकरण की वजह से जब एक कंपनी दूसरे देश में अपने प्लांट और फैक्ट्री को स्थापित करती है तो उस देश के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार। तो देखिए वैश्वीकरण की वजह से अब जो देश है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए, जिसकी वजह से देशों के बीच जो आपसी संबंध है उसमें सुधार देखने को मिलता है। तो ये सभी थे एडवांटेजेस ऑफ वैश्वीकरण। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।